प्रोग्रामर जो सिस्टम डिजाइनर है, सिस्टम डिजाइनर अपने एंड पे चेक करेगा कि सिस्टम का यानी कि जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो कैसा होगा। ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या बनाई जाएगी। जैसे अगर ऊप के ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप एक मेथड है। ठीक है। ऊप को अगर यूज करना तो वो ऊप की सिलेक्शन करेगा, और ऊप के बगैर अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करनी है तो उसकी सिलेक्शन करेगा। सिस्टम डिजाइनर ये तय करेगा कि सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनेगा, और उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा, और बैक एंड में डेटाबेस जो है वो कौन सा होगा। ये सारा काम सॉफ्ट सिस्टम डिजाइनर का है। और फिर उसके अंडर में होता है प्रोग्रामर एनालिस्ट, a person who has joint responsibility for determining system requirements and developing and implementing the system। तो एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है, एनालिस्ट की जिम्मेदारी या प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि जो है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो है सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये प्रोग्रामर होता है ज्यादातर, लेकिन ये एनालिस्ट अपने लेवल पर एनालिस्ट होगा कि यानी कि जो उसको मॉड्यूल मिला है उस मॉड्यूल के हद तक जो है वो काम करेगा और उसी को एनालाइज करेगा कि वो मॉड्यूल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, रिक्वायरमेंट को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो मल्टीपल प्रोग्रामर्स होते हैं, एक तो प्रोग्रामर होता नहीं, ज्यादा 4 5 6 प्रोग्रामर्स होते हैं, 10 प्रोग्रामर्स। जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं वहां पर जो है बीसीओ प्रोग्रामर होते हैं, और हर एक को अलग अलग मॉड्यूल मिलता है और हर कोई अपने अपने मॉड्यूल पे काम करता है और उसको जो है डेवलप करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद आप देखो वेब डेवलपर। वेब डेवलपर का काम क्या है कि जाहिर है पूरा अगर अगर जो है वो जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको अगर वेब बेस्ड बनाना है, वेब बेस्ड, तो expected to have additional capabilities that enable him or her to use expertise in creating IT application that will involve the internet or company intranet or extranet। इन कंपनी का अगर अपना इंट्रानेट है या एक्स्ट्रानेट है, ठीक है, या वेब ब्राउजर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन को लेकर आना, वेब बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये वेब डेवलपर का काम है। वेब डेवलपर ने यानी कि वो वेब पूरा पूरा सॉफ्टवेयर को वेब के ऊपर लेकर जाना, ये वेब डेवलपर का काम है। और उसके लिए जाहिर है जो वेब वेब के लिए जो स्क्रिप्टिंग और जो चीजें चाहिए होंगी, जो कोड करना होगा वो वेब डेवलपर करेगा। वेब के साइड का सारा काम जो है वेब डेवलपर करेगा। बाकी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो जाहिर है उसका काम प्रोग्रामर करेगा, तो सॉफ्टवेयर को करना। तो इसके बारे में कोई आपको क्वेश्चन है स्लाइड में? सर मैं थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ, जो आपने अभी डिस्कस किया सर इसको फिर से रिपीट कर दें। मैं प्रोग्रामर एनालिस्ट को हमने डिस्कस कर रहे थे जब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, ये 40 मिनट पूरे हो गए थे। तो प्रोग्रामर एनालिस्ट की जॉब है वो प्रोग्रामिंग करता है, वो पूरा जो है जो मॉड्यूल मिला होता है वो अपने मॉड्यूल को पूरा एनालाइज करेगा, जो मॉड्यूल मिलेगा उसे, और उसको प्रोग्राम करेगा। जाहिर है एक मॉड्यूल नहीं होता किसी प्रोजेक्ट में, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामर को अलग अलग मॉड्यूल मिलता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्रोग्रामर एक्चुअली अपने एंड के ऊपर वो मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेगा प्रोग्रामिंग करके। और वेब डेवलपर का काम ये, वेब डेवलपर जो है वो पूरा प्रोजेक्ट जो है जो सॉफ्टवेयर बना है उसको वेब बेस्ड बनाएगा। उसकी वेबसाइट मतलब उसको होस्ट करना कराना, उसके अंदर अगर कोई कोडिंग दरकार है तो सारी कोडिंग करना वेब के लिए, वो सारा वेब डेवलपर का काम है। तो वेब बेस्ड सॉल्यूशन को पूरा वेब बेस्ड बनाना कि वेब के ऊपर चले, इंटरनेट पे चले, कंपनी का जो भी सॉल्यूशन है वो वेब डेवलपर की जिम्मेदारी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, एसडीएलसी। ठीक है। एसडीएलसी का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि इस एसडीएलसी का ये एसडीएलसी क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ बिजनेस सिचुएशन, डिजाइनिंग अ सिस्टम सॉल्यूशन टू improve that situation by acquiring the human financial information technology। यानी कि वही है कि एसडीएलसी जो है यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जरिए इस प्रोसेस को फॉलो करके आप पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, जिसके अंदर फाइनेंस का ख्याल रखोगे आप, बजट का, जिसके अंदर आप जो है ह्यूमन जो लोग जो है इसको यूज करेंगे उनका ख्याल रखोगे, और उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग और जो इसका पूरा सॉल्यूशन बनाओगे। यानी कि पूरा लाइफ साइकिल, पूरा एक साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल। और इस एचडीएलसी के जरिए अगर आप इस साइकिल को फॉलो करोगे तो आप इसमें भी सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो,
अगर आप HDLC प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अब HDLC प्रोसेस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे यह दिखा है, एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, और फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, और आखिर में मेंटेनेंस है। ये 4 फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। एनालिसिस के अंदर वही बात दोबारा आ गई कि रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन, कि आप रिक्वायरमेंट मालूम करोगे बनाना क्या है। इन विच द करंट बिजनेस सिचुएशन इज स्टडीड टू डिटरमाइन हु इज इन्वॉल्व, यानी कि जो जो सिस्टम चल रहा होगा उसको आप स्टडी करोगे जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, और देखोगे कि कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो जो कि यूज करेंगे सॉफ्टवेयर को। व्हाट डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नीडेड, क्या डेटा बनाना यानी कि सॉफ्टवेयर के जरिए से क्या चाहा जा रहा है, और क्या चीज जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट लोगों से मिलके पूछोगे, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्टडी करोगे, बिजनेस को पूरा स्टडी करोगे। एंड हाउ द करंट सिस्टम कैन बी इम्प्रूव, और करंट सिस्टम जो चल रहा है उसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे। ज़ाहिर है करंट सिस्टम तो बगैर सॉफ्टवेयर के चल रहा होगा, या हो सकता है तो सॉफ्टवेयर पुराना चल रहा हो, उसको वो हटाना चाह रहे हो और आपको नए सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाह रहे हो। तो पहले तो आप पूरा पिछला स्टडी करोगे और लोगों से भी पूछोगे क्या क्या वो चीज़ें चाहिए उनको। और बाज़ मर्तबा होता है क्या है कि लोग बता नहीं पाते कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा टेक्निकल होते नहीं है, तो वो बता नहीं पाते। तो आपको फिर खुद ही ना पूरा क्वेश्चन तैयार करना होता है कि भाई आप सवाल पूछ पूछ के आप खुद ही मालूमात करते हो कि भाई असल में उनको चाहिए क्या। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, क्योंकि लोग सही तरीके से जो है ना गाइड नहीं कर रहे होते, बता नहीं रहे होते, या पूरी बात नहीं बता रहे होते, अधूरी बातें बता रहे होते हैं। तो पूरी पिक्चर जो है सामने नहीं आ पा रही होती, इसलिए जो है ना काफी मेहनत करनी पड़ती है शुरू के अंदर के, जिसके अंदर सारी डिमांड आपको पता चल जाए कि क्या बनाना है। पूरा आप करंट सिस्टम स्टडी करोगे जो चल रहा है, पूरा जो बिजनेस चल रहा है उसको स्टडी करोगे, क्या बनवाना है उसको देखोगे, और किस तरह से सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी, वो सारी चीजें आप देखोगे। ये पहला फेज होगा एनालिसिस का। HDLC लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर पहला फेज है एनालिसिस का। सेकेंड फेज है सिस्टम डिजाइन का। The second phase of the system development life cycle in which requirements are translated into design specification. रिक्वायरमेंट जो है वो डिजाइन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जो है वो, यानी कि आप इसमें डिजाइनिंग करते हो कि कौन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये वही बात सामने आ गई दोबारा। फिर टेस्टिंग भी सिस्टम डिजाइनिंग के अंदर, यहाँ पर जो है HDLC में टेस्टिंग भी आता है। टेस्टिंग के अंदर वही है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करोगे, जिसमें इंश्योर करोगे इस बात को कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं, अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। कभी कभी एरर तो नहीं आ रहा होता, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो आपके मतलब के नहीं आ रहे होते। तो जो रिजल्ट अगर मतलब के नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर जो है जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है वो सही तरीके से नहीं की गई है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम चलते चलते रुक जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका प्रोग्राम सही चल रहा हो, लेकिन आपका प्रोग्राम जो रिजल्ट दे रहा हो वो गलत दे रहा हो। तो टेस्टिंग के अंदर भी इस चीज की श्योरिटी की जाती है कि जो प्रोग्राम के रिजल्ट्स आ रहे हैं ये भी मतलब लॉजिकल हैं कि नहीं, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेस्टिंग के अंदर इस बात की जो है श्योरिटी की जाती है। तो ये सिस्टम डिजाइन का फेज हो गया। फिर जो तीसरा फेज इम्प्लीमेंटेशन का है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाहिर है कोड कर दोगे पूरा आप, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ट्रेनिंग कराना भी जिम्मेदारी होती है। कि ट्रेनिंग क्या मतलब कि द प्रोसेस बाय विच पीपल आर टॉट हाउ टू यूज द सिस्टम। आपने सिस्टम इम्प्लीमेंट करके दे दिया लोगों को, लेकिन लोगों को ट्रेन करना भी आपका काम होता है। HDLC के अंदर ये बात रखी गई है, लोगों को ट्रेन करना भी आपका काम है, कि भाई उनको बताओगे कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे यूज करना है। तो ट्रेनिंग के लिए तो ज्यादातर आप ये भी करते हो कि बुकलेट साथ दे देते हो, ये बुकलेट भी आप फॉलो करें। बाकायदा वर्कशॉप्स भी होती हैं कि सॉफ्टवेयर नया बना है तो वो उसको कैसे चलाना है, उसकी वर्कशॉप्स होती हैं। तो जब लोग उससे यूज टू हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। Conversion strategies are description of all activities that must occur to change over to a new system. फिर आप बताते हो, लोगों को ट्रेन करते हुए ये भी बताते हो कि आपने जो है पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ कैसे जो है वो रिप्लेस किया है। पुराने सिस्टम में ये चीजें थी, नए सिस्टम आपने डाला तो उसमें क्या क्या चीजें हो गई, नए नए फीचर्स कौन से आपने ऐड कर दिए, पुराने पुराने काम ऐसे हो रहा था, नए काम आप कैसे होंगे। वो सारी जो जो कन्वर्जन स्ट्रेटेजीज हैं वो सारी आप खुल के जो है लोगों को बताओगे, ताकि लोग जो है उसको
समझ सकें और जो है लोग उसको जो है ना वो यूज कर सकें सिस्टम को। तो इम्प्लीमेंटेशन में पूरी कोड करके ऑर्गेनाइजेशन को देना, लोगों को ट्रेन करना और लोगों को जो है न्यू फीचर्स के बारे में बताना। और आखिर में मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस के अंदर इवैल्यूएशन करते हो आप to determine if the system can deliver the expected level of the usability and usefulness and provide the anticipated benefits। ठीक है ना। तो इसमें आप देखते हो कि जो प्रोग्राम बना है क्या वो अप टू द मार्क बना है कि नहीं बना, और जो लोग उससे जो सिर्फ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। और क्या ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है कि नहीं, और अगर कोई बग्स आ रहे हैं तो बग्स को भी आप रिमूव करोगे। होता क्या है कि शुरू में जैसे आपने डिलीवर कर दिया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने तक सही चला, तीसरे महीने से सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, बग्स आना शुरू हो गए। अब वो सारा मेंटेनेंस का काम आपका है। ठीक है ना, आप उसके जिम्मेदार होते हो। एसडीएलसी की प्रोसेस को अगर आप लेके चलो तो आप कहते हो कि भाई मैं 1 साल तक, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल टाइम पीरियड तय कर लेते हैं। ज़ाहिर है लाइफ टाइम तो नहीं होता कोई भी चीज, टाइम पीरियड तय कर लेते हैं कि भाई 1 साल तक की मेंटेनेंस जो है वो हमारी होगी। जो जो चीजें 1 साल के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएगी हम उसकी हम मेंटेनेंस करेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर हम वो चीजें ऐड करते रहेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? सर आपने स्टार्ट में भी वो पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर फेज डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और अभी जी, आपने ये वाला पढ़ाया, इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि असल दोनों में में ही देखो, एनालिसिस भी जी हो जी, रहा है, उसमें सिस्टम और बना इसमें है। फर्क ये है, ये एसडी देखो इसमें मिलते जुलती चीजें काफी सारी आएंगी। ये तो जनरल था, शुरू में बताया ना, एनालिसिस स्टेज, डिजाइन स्टेज, ये तो जनरल था। ये जी एसडीएलसी सर। नहीं है, एसडीएलसी नहीं है, एसडीएलसी नहीं है, एसडीएलसी है। एसडीएलसी के अंदर जो है ना ये काम होंगे। इसमें थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ हैं। जैसे आप देखो इसमें ट्रेनिंग करवाई जा रही है लोगों को, इसमें कन्वर्जन स्टडीज के बारे में, नए फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। मेंटेनेंस का काम इसमें दिया जा रहा है, मेंटेनेंस उसमें नहीं था। जी इसमें मेंटेनेंस, इसमें सिर्फ टेस्टिंग था। देखिए ना, शुरू में टेस्टिंग था। इस एसडीएलसी के अंदर ना मेंटेनेंस भी है, कि सिस्टम जब रियल ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होगा, वहां पर जब चीजें लोगों को परेशानी आएगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उसकी मेंटेनेंस करना भी जो है ना वो फिर जो है आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसको मेंटेन, इसको जो है ना रिकवर करके दे। तो बाज औकात होता है यही कि एग्रीमेंट साइन होता है, वो एग्रीमेंट के अंदर शुरू में कहते हैं कि हम एसडीएलसी को फॉलो करेंगे, और एसडीएलसी में लोग मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ वाकई में हमें सारी सर्विसेज मिलेंगी और हमारा प्रोजेक्ट बनने के बाद भी जो है ना हमें मेंटेनेंस मिलती रहेगी, अगर एसडीएलसी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक ठीक है। है। जी अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में बात की गई है इस स्लाइड के अंदर। अच्छा, मैं ख्याल में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का। ओके सर। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। सर 20 मिनट का तो है टेस्ट।